वर्षों में अव्यवस्था, लाल फीताशाही और कुप्रबंधन की वजह से औद्योगिक विकास की दौड़ में दिल्ली पिछड़ती जा रही है। कितनी बुरी स्थिति है कि एक अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि कोई भी छोटे से छोटा अफसर बड़े से बड़े व्यापारी को जाके धमका देता है, उसको टॉर्चर करता है। ऐसी दिल्ली में व्यापारी वर्ग कितना परेशान होगा आप समझिए, जिसके कारण से बड़े बड़े उद्योग ठप पड़े हैं। व्यापारियों के लिए एक नई नीतियों का इंतजार है। निवेशकों का दिल्ली पे से भरोसा टूटता गया और अब दिल्ली को व्यापार और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल केंद्र बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि हम ये काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया। इसकी तर्ज पे हम दिल्ली में नवाचार, उद्यमी अनुकूल और निवेश प्रेरित औद्योगिक क्रांति की नींव रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये एक दिल्ली का नया अध्याय यहाँ से शुरू होने वाला है। ये बजट केवल नीतियों की घोषणा नहीं है, बल्कि व्यवसायियों को, निवेशकों और स्टार्टअप से वास्तविक राहत देने का ठोस रोड मैप होगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी उद्योगीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था। हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लेके आएगी। अध्यक्ष जी, नई औद्योगिक नीति जो कि अभी तक नहीं है। इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा, दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी। साथ ही एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो दिल्ली को सुरक्षित, संरक्षित और तेज वेयर हाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउस पॉलिसी हमारी ये सरकार लेके आएगी। उद्योग विभाग दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेगुलराइजेशन का प्लान भी लेके आएगा। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिले। अध्यक्ष जी, शहरी कार्य मंत्रालय डीडीए के साथ परामर्श करते हुए लीज्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फ्री होल्ड भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। हमने जब इस बजट के लिए सुझाव लिए तो हमने अलग अलग क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से व्यापारी भाइयों को, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। एक एक व्यक्ति रो रहा था कि इतने सालों में कभी उद्योग के उस अप्रूव्ड सेक्टर में ना सड़क, ना नाला, ना कोई और व्यवस्था, इतनी बुरी हालत में लोग वो व्यापार करने के लिए मजबूर है। इसलिए दुनिया एनसीआर की तरफ दौड़ रही है, अन्य राज्यों की तरफ जा रही है कि अपना व्यापार कर सकें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य स्थितियों के सुधार के लिए, डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और उस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ की सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, खड़ंजा, ये सारी की सारी चीज़ों को ठीक करा जाएगा ताकि वो व्यापारी भाई अपना व्यापार वहाँ पे ठीक से कर सके। आज मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो कि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एक्टिविटीज़, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना दिल्ली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमानों पर विनिर्माण कार्य करते हैं जो स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, हस्त निर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान
इस योजना में हमने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जो कि हर 2 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2 साल में उसको किया जाए। अब भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से नहीं, पारदर्शिता से और सरलता से उद्योग चलाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेंगी, बल्कि जमीन पे उद्योग फूलेंगे और फलेंगे। अध्यक्ष जी, ये उद्योग सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज इस सदन में ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूं, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। ऐसी तो बात है भाई। अगला मत अध्यक्ष जी, दिल्ली में जिनसे भी बात करो, अब दिल्ली ने ना बड़ी बड़ी उम्मीदें करनी छोड़ दी, छोटी छोटी आशाओं पे आ गए। अब वो नहीं कहते बड़ा ये कर दो ये कर दो, नहीं, हमारे गली में सीवर, पानी, अब सारी दिल्ली बेचारी छोटी सी आशा पे आ गई। बहुत बड़ा तकलीफ का मुद्दा है दिल्ली के लिए सीवर और पानी। एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड यमुना क्लीनिंग, ये हमारा अगला फोकस एरिया है। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान, बनेगा दिल्ली की पहचान। अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, ये हमारी इस पूरी सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन की गारंटी है। निर्मल नदियां संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का, 9,000 करोड़ रुपए का। जब धीरे धीरे धरातल पे चीजें आती हुई दिखाई देंगी, जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली एक ही चीज देखती है, टैंकर घोटाला, टैंकर घोटाला, घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे और नागरिक, वहाँ के लोकल रेजिडेंट RWA अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में जीपीएस होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। हमने 10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली बस्ती चली गई, कभी एक प्लान्ड वे में नहीं बसी। आज यहाँ पाइपलाइन डाल दी, कल को उखाड़ दी, कल को कहीं और जड़ दी, पहले सड़क बन रही है, फिर पाइपलाइन डल रही है। ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली में कहाँ 9 मीटर डायमीटर की सीवर लाइन चाहिए कि उससे बड़ी चाहिए। लोग परेशान हैं, ना ऐसी कोई प्लानिंग हुई कि 100 साल की विज़न के साथ में दिल्ली को डेवलप किया जाता। आज जितनी भी सीवर लाइन है, जितनी भी पानी की लाइनें हैं, वो दिल्ली में जर्जर अवस्था में है। लोग उस पानी की लाइन क्योंकि जर्जर है तो उसमें सीवर का मिक्सिंग पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा पानी आप ये समझिए नहाना धोना तो छोड़ो, घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। और सीवर बैक होना और ओवरफ्लो होना तो दिल्ली का फीचर बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी परियोजनाएं रैंडमली ना चलें, प्लान्ड वे में हो। इसके लिए हमने जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड किया है, जो दिल्ली आपूर्ति और सीवेज सिस्टम से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को खड़ी करने में अपनी एक्सपर्ट राय देगा। उसके लिए 10 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से क्योंकि पूरे दिल्ली का जो सिस्टम है उसमें इतना लीकेज है,
आप 1000 MGD पानी जो आपको मिल भी रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ तो उसमें जो नहर है, कच्ची नहरें है, वो पानी जमीन में चला जाता है, वापस उसमें 30% लीकेज धरती में चला जाता, तो कितना बचा। फिर उसके बाद में कोई पानी चोरी हो जाता है, टैंकर गायब हो जाते हैं, जितना पानी शुरू से चलता है वो आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाता UGR तक। इन सारे सिस्टम को चेक करने के लिए हमने स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम को हायर करेंगे और इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग लगाएंगे, मीटरिंग करेंगे, और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में अब पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 150 करोड़ इस हैंड में रहेंगे, इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। केवल बातें होती रही, दिल्ली में काम करने का प्रयास ही नहीं किया, दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो, विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते हैं हमारे यहाँ की लाइनें, हमारे यहाँ का सीवर, हमारे यहाँ की बुरी हालत। सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही PWD मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। CLC ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है, आप चिंता मत करिए। पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की राशि से जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है, जिसका 30-35% पानी लॉस हो जाता है, उस ओपन कनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आएगा ताकि ना चोरी हो ना लीकेज हो। ये काम, ये 9000 करोड़ के काम बता रही हूँ अध्यक्ष जी मैं। जल संकट से निपटने के लिए हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोरवेल और रेनी वेल्स को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडीज के उद्धार के लिए ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक हैं, बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हमने आवंटित की है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 150 करोड़। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी,
आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई। और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया, और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 5 संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है। कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा, तो कैसे होता? पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है। वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल
2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक एक एमडी के पास में, एक एक एमएस के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है, इन्होंने 5-5 अस्पताल एक एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे एमएस बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं, सबका अभाव है। मैं जीटीबी अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मैडम यहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज भी ऐसी स्थिति में है, न सर न पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आएं, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयाँ दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागज़ों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है।
साथ ही पीएम अभीम योजना के लिए, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोसिस सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें 1600 करोड़ और 1666 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार पीएमजेएवाई के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपए का आवंटन हमने तय किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगुलेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3,421 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कि पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं तो 6,874 करोड़ रुपए की योजना, और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6,874 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है, हर साल।